ओके सो ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा डे 2 स्टडिंग सेशन का। ओके, होप तुम सबने डे 1 देख लिया होगा। सो लास्ट सबसे पहले आज हम क्या क्या करने वाले हैं ये देखते हैं, देन देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आज हम नई चीजें सीखने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं अपन एजेंडा क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो रिकैप करेंगे कि क्या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, राइट। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग, इसके बाद हम देखेंगे कि लाइक चलो हमने देख लिया कि क्लाउड क्या होता है, राइट। कैसे आया क्लाउड, कौन कौन सी सर्विस मॉडल वो प्रोवाइड करता है, राइट। कौन कौन से बेसिक ऑफरिंग्स हैं जो हर एक क्लाउड प्रोवाइडर देता है, क्लाउड का बेसिक डेफिनेशन क्या है। सो कल जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, दैट इज लाइक कौन कौन सा फंडामेंटल ऑफरिंग है जो हर एक क्लाउड देता है, जिसमें 5 पैरामीटर हमने पढ़े थे। कंप्यूट इज ओवर देयर, स्टोरेज इज ओवर देयर, नेटवर्किंग इज ओवर देयर, राइट। सो इनके बेसिस पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कौन कौन सा फंडामेंटल ऑफरिंग अवेलेबल है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ऑफरिंग अवेलेबल इन क्लाउड, अवेलेबल इन जीसीपी। ठीक है, सॉरी थोड़ा देख लेना यार तो। ओके, जीसीपी, ठीक है। थर्ड थिंग उसके बाद देखेंगे कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जीसीपी के अंदर जो कि हमें पता होना चाहिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने से पहले। सो देयर आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रोजेक्ट आईडी इज ओवर देयर, राइट। प्रोजेक्ट नंबर है वहां पे, राइट। और रिसोर्स हायरार्की होता है वहां पे, राइट। तो वो चीजें हम देखने वाले हैं, रिसोर्स हायरार्की क्या होती है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर, ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम परमिट होता है, राइट, देन हम फिगर आउट करेंगे अपनी फोर्थ चीज, दैट इज IAM। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि हम IAM को कुछ ज्यादा ही अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि एक यूज केस बताया था मैंने कि अगर हमारा खुद का डेटा सेंटर है सपोज, राइट, तो सारी चीजें उसकी, उसका लैंड, उसकी सिक्योरिटी, उसकी नेटवर्किंग, उसका इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहती है। हम डिसाइड करते हैं कि कौन से बंदा कौन से डिपार्टमेंट में जाके वर्क करेगा, सारी चीजें, राइट। बट अगर हमारे रिसोर्सेस रिमोट लोकेशन पे प्रेजेंट है या फिर हम क्लाउड पे एलोकेट कर रहे हैं, तो वहां पर हम सिक्योरिटी को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे हम सिक्योरिटी अचीव करते हैं, सेटअप करते हैं, ये चीजें हम देखने वाले हैं आईएम में। और मैं तुम लोगों को थोड़ा सा वॉक थ्रू दूंगा कि बेसिकली गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का जो कंसोल होता है वो कैसा दिखता है, कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल रहते हैं उसमें, जिसपे हम लोग देखेंगे कि जो भी ऑफरिंग हमने देखा था लास्ट टाइम, कंप्यूट, स्टोरेज वगैरह, वो एक्चुअल में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कैसा दिखता है, राइट। तो ये था बेसिकली आज का एजेंडा कि हम क्या करने वाले हैं। ओके, सो जस्ट हमारे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिकैप। सो तुम लोग बताओ लास्ट टाइम हमने क्या किया, क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले व्हाई एंड हाउ क्लाउड कम्स, सबसे पहले, राइट। तो उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि पहले का डेटा सेंटर मॉडल कैसा होता था, फिर उन्होंने रेंट पे देना स्टार्ट किया, फिर कुछ कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर आए जिनकी वजह से आज क्लाउड एग्जिस्ट करता है। वो 2 सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, चलो बताओ। फर्स्ट क्या था वो, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, राइट, रिमेंबर, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड हमारा था हाइपरवाइजर। ये 2 सॉफ्टवेयर थे जिनकी वजह से हमारा क्लाउड आज एग्जिस्ट करता है, राइट। इन्हीं की वजह से हमारा जो अंडरलाइन हार्डवेयर है वो क्या हुआ, वर्चुअलाइज हुआ, और हम उसको फ्लेक्सिबल मैनर में पर्टिकुलर क्लाइंट को दे पाए यूजिंग हाइपरवाइजर, करेक्ट। तो ये 2 चीजें हमने पढ़ी थी, फर्स्ट हाउ एंड व्हाई क्लाउड कम्स, राइट। फिर उसका बेसिक डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग कि क्लाउड का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि लाइक जो हमारी निस्ट थी, क्या थी निस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने 2011 में क्लाउड का स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन दिया। उस डेफिनेशन में उन्होंने 5 पैरामीटर डाले, और वो 5 पैरामीटर अगर कोई भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो करता है तो ही हम उसको क्लाउड बोलेंगे, या फिर किसी भी कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर वो 5 पैरामीटर फुलफिल करता है देन एंड देन हम उसे क्लाउड बोलेंगे बेसिकली। तो उसमें कौन कौन से 5 पैरामीटर्स थे, राइट। तो पहला हमारा था, बताओ तुम लोग बताओ यार, ऑन बताओ। डिमांड, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। परफेक्ट, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, सही है, ठीक है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस क्या होता है, इसका मतलब बताओ। सर वी डोंट यूज ब्रोकर सिस्टम इन दिस ऑन डिमांड सर्विस सर्विस। यस, परफेक्ट परफेक्ट।
ऐसा ना रिस्पॉन्सिव रहा करो, ये बहुत अच्छे स्किल है। ओके, रिस्पॉन्सिव होना। ओके, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस पहला था। सेकंड पैरामीटर क्या था? ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, करेक्ट। क्या होता है इसका मतलब? सर ऑल नेटवर्क एक्सेस, वी डोंट डिपेंड ऑन वन नेटवर्क, नॉट ऑल नेटवर्क डिपेंडेबल। यस, मतलब बेसिकली हमें किसी पर्टिकुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम एक्सेस नहीं कर सकते क्लाउड को। हमारे पास कोई भी नेटवर्क अवेलेबल हो, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, लैन हो, राइट, हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। तो जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है बैकएंड में, जो भी कंपनी क्लाउड सेटअप कर रही है, तो वो इस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करे कि वो कोई भी स्टैंडर्ड नेटवर्क के थ्रू एक्सेस हो सके। क्लियर? ओके, थर्ड पैरामीटर हमने क्या पढ़ा था? रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पुलिंग, करेक्ट। ओके, थर्ड पैरामीटर था हमारा, ओहो आ गया फाइनली, रिसोर्स पुलिंग, राइट। रिसोर्स पुलिंग, बेसिकली रिसोर्स पुलिंग में क्या होता है, चलो बताओ। सर जितने रिसोर्स हमें चाहिए हम उसको ले सकते हैं वहाँ से, मतलब अलोकेट कर सकते हैं। एलोकेट कर सकते हैं सर, जितने हमारी नीड है। ओके, कूल कूल कूल, रिसोर्स पुलिंग का मतलब ये होता है बेसिकली। ओके कूल। लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या पढ़े? इलास्टिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। जब भी हम जैसे अभी आगे तुम लोग जब जाओगे, राइट, और हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे कि तुम ये चीजें एज योर क्लाउड प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, तो वहां पर ना तुम्हें एक टर्म मिलेगा, दैट इज ऑटो स्केलिंग। ठीक है? तो वहां पर जब हम सोचते हैं कि किस तरह से ऑटो स्केलिंग सेटअप करें, तो वहां पर ये इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आता है। ओके, इलास्टिसिटी का मतलब बेसिकली क्या है? जितना रिसोर्स जब जरूरत हो अलोकेट करो, नहीं जरूरत हो फिर से डी अलोकेट कर दो, करेक्ट। एंड लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, बोलो? मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस में क्या करते हैं हम लोग? सर ट्रांसपेरेंसी इन बिलिंग एंड कंजप्शन में हमें मेजर्ड, ट्रांसपेरेंसी रहती है हमारी। यस, मेजर्ड सर्विस में ट्रांसपेरेंसी होती है, और बिलिंग वगैरह, मॉनिटरिंग वगैरह, हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सो ये था क्लाउड का बेसिक डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होता है क्लाउड का। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली जो है कौन कौन से सर्विस मॉडल्स अवेलेबल है क्लाउड के अंदर, राइट। तो कोई बताएगा सर्विस मॉडल कौन कौन से हैं? सर्विस मॉडल्स, सबसे पहले हमने पढ़ा आईएएस, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। कोई एग्जांपल बताओ। जैसे कि हमारा कंप्यूटर इंजन, वर्चुअल मशीन, या फिर हमारा लैपटॉप, एक तरह से क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, करेक्ट। उसका उस हार्डवेयर के अंदर कौन सा तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फिर उसके अंदर कौन से पैकेजेस होंगे, फिर कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होगा, और फिर उसके बाद कौन सा एप्लीकेशन बाइनरी इंस्टॉल होगा। अगर मेरे पास पाइथन एप्लीकेशन है तो पाइथन का लाइब्रेरी वगैरह डाउनलोड करूंगा मैं, फिर हमारा एप्लीकेशन होस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह की अगर फ्लेक्सिबिलिटी क्लाउड में अगर कोई सर्विस हमें दे रही है, तो उस सर्विस मॉडल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल, करेक्ट। ओके, अगला आता है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पैस, राइट। सो बेसिकली क्या होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, बताओ। जैसे कि सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, राइट। अब उस कंपनी को सिर्फ ना अपने एप्लीकेशन लॉजिक पे काम करना है, मुझे नहीं जानना कि मैं नेटवर्क कैसे सेटअप करूंगा, कैसे डोमेन वगैरह वो करना है, राइट। सिक्योरिटी वगैरह मुझे कुछ भी नहीं देखना। हमारा जो फुल स्टैक देखा था हमने कि अगर नॉर्मल डेटा सेंटर है, राइट, तो सिर्फ मुझे क्या, दो चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले मेरा एप्लीकेशन कोड पे, और वो किस पे रन हो रहा है, उसके लिए सपोर्टिंग लाइब्रेरी, बस। बाकी सारी चीजें जो है वो क्लाउड देता है। सो अगर इस टाइप का ऑफरिंग है, दैट इज पैस सर्विस। बट अगर तुम गूगल में जाओगे तो गूगल में एक सर्विस है जिसका नाम है ऐप इंजन। क्या है? ऐप इंजन। वो एक तरह का पैस सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस। उसमें पता है बेसिकली क्या करते हो तुमने जैसे फ्लास्क एप्लीकेशन बनाया या फिर नोड जेएस एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, जस्ट क्या करो कि वहां पर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना पड़ता है, राइट। उस कॉन्फ़िगरेशन में फाइल में बताओ तुम कि ये मेरे फाइल्स हैं, मेरे एप्लीकेशन के कोड हैं, और ये एप्लीकेशन जो है नोड जेएस पे चलता है या पाइथन पे चलता है, और ये उसके रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल में ये पैकेजेस मुझे रिक्वायर्ड रहेंगे, और जस्ट वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल अप्लाई कर दो। वो पैस सर्विस पता है क्या करता है? बेसिकली तुम्हारे लिए जो भी रिक्वायरमेंट डॉट
में सॉफ्टवेयर वगैरह रहेगा वो खुद ब खुद इंस्टॉल करेगा, तुम्हारा बाइनरी सेटअप करेगा। जैसे कि अगर मैं खुद के लैपटॉप में फ्लास्क एप्लीकेशन चलाना चाहता हूँ या Node.js चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे नोड के पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, राइट। फिर उसको इन्वायरमेंटल वेरिएबल वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, फिर मेरा एप्लीकेशन रन होगा। बट ये सारा काम जो है ना बैकएंड में क्लाउड प्रोवाइडर खुद से करके देता है। तो एक सर्विस हमारे पास क्या है, ऐप इंजन। तो अगर सपोज तुम्हारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मैं ज्यादा ना मैनेजमेंट ओवरहेड नहीं चाहता, मुझे जस्ट क्या करना है, मेरे को अपना एप्लीकेशन पे ही फोकस करना है, उसको इवॉल्व करना है, बैकएंड की जितनी भी चीजें हैं, नेटवर्किंग, फायरवॉल वगैरह सारी चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब, पैकेज इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीजें, वो आप करके दो मुझे। तो इस तरह का अगर रिक्वायरमेंट कभी आया तो तुम कौन सा सर्विस प्रेफर कर सकते हो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में वो क्या है, ऐप इंजन। ओके, क्लियर है इतना, क्लियर ना? Yes. ओके ओके। सो अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पैस सर्विस। और बताओ कौन सा था? सॉफ्टवेयर एज SaaS, that is software as a service model, right? तो बेसिकली SaaS क्या होता है, सारी चीजें, हमें कुछ भी करना है, हम एज अब जस्ट क्या रहेंगे, एंड यूजर, राइट। जैसे तुम लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था, क्या, यूट्यूब है ना। यूट्यूब क्या है, हमारा SaaS सर्विस है, क्योंकि ये गूगल के साइड से प्रोवाइड होता है, तो ऑब्वियसली ये मेरे भी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ही रन हो रहा होगा, राइट। इसका जो एप्लीकेशन कोड है वो हमने लिखा है क्या, नहीं, हम लोग जस्ट जाते हैं, जीमेल से लॉग इन करते हैं और उसको यूज करते हैं, करेक्ट ना। हमें उसका पैचिंग करना है ना, नया अपडेट्स है इस पे ध्यान देना है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, राइट, जस्ट हम यूज करते हैं। तो इस तरह का अगर ऑफरिंग है, राइट, तो वो कौन सा ऑफरिंग होगा, हमारा SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। क्लियर है यहाँ तक? Yes. लास्ट में तुम लोगों को एक और बताया था मैंने, बताओ कौन सा था वो भी इम्पोर्टेंट है, फंक्शन एज अ सर्विस, FaaS, राइट। अब FaaS क्या करता है, बेसिकली ये एक तरह का इवेंट ड्रिवन सर्विस है। और पता है कैसा है, देखो तुम क्लाउड में स्विच क्यों हुए, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट कम लग रहा है, तुम जितना कंज्यूम कर रहे हो उतना तुम्हें पैसे देने हैं, राइट। अब हम लोग अगर एक स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, राइट, तो उसके लिए कॉस्टिंग मेजर रिक्वायरमेंट होती है, राइट, कि सामने वाले को कॉस्ट सबसे कम से कम लेके चलना है। तो सपोज अगर उसने कोई PDF कन्वर्टर की फाइल वेबसाइट बनाई है, राइट, तो उसका जो एप्लीकेशन लॉजिक है वो तभी रन होना चाहिए ना, जब अगर मैं कोई बंदा आके उसका जो डॉक फाइल है, सपोज हमने एक बनाया, लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था मैं, कि डॉक फाइल को कन्वर्ट करता है कोई वेबसाइट PDF में, राइट। अब सपोज क्या हुआ कि ये जो एप्लीकेशन लॉजिक है वो तभी रन होना चाहिए हमारा जब कोई बंदा आए, राइट, और वो बंदा इस वेबसाइट पे अपना डॉक फाइल अपलोड करे, देन एंड देन वो पीछे का बैकएंड चलेगा तुम्हारा, उसका एप्लीकेशन कोड, और वो डॉक फाइल को कन्वर्ट करेगा PDF में, करेक्ट। तो इससे कैसा हुआ कि हम जानते हैं कि क्लाउड के अंदर हम जितना कंज्यूम करते हैं उतने ही पैसे देते हैं। तो अगर मेरा कोड जो है सिर्फ उसी इंटरवल के लिए चलेगा जब ये बंदा आया और उसने अपना डॉक फाइल दिया और ये एप्लीकेशन कोड चला, और फिर उसके बाद उसने PDF जनरेट करके सामने वाले को दे दिया, तो कितने कम टाइम के लिए चला। बट अगर मैं इसी मैकेनिज्म को IaaS के थ्रू अगर मैं डिप्लॉय करूं, राइट, तो ऑल द टाइम मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो अप एंड रनिंग रहना चाहिए, है ना। तो ऑल द टाइम के लिए अगर मेरा मशीन जो है रनिंग में है, तो मेरे लिए कॉस्ट यहां ज्यादा लगेगा या यहां ज्यादा लगेगा, बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि देखो हम जानते हैं जितना कंप्यूट यूज करेंगे, जितने टाइम के लिए हम वर्चुअल मशीन रनिंग स्टेट में है, उस टाइम के लिए हमें पैसे देने हैं, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर हमें ऑल द टाइम वेबसाइट को ऑन रखने के लिए पूरे वर्चुअल मशीन को ऑन रखना पड़ेगा। बट अगर मैं यहाँ आता हूँ, ये इवेंट ड्रिवन है, जब कोई बंदा रिक्वेस्ट करेगा तभी ये इन्वॉक होगा, तभी वन कोड रन होगा और हमारा एग्जीक्यूशन होगा। तो ये जो सोल्यूशन होता है, तो कभी कभी अगर क्लाइंट आए और उनको बोले कि भाई तुम्हें, या फिर तुम ही कुछ कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और वहां तुम चाहते हो अपना कॉस्ट भी सेव करना, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में मैनेजमेंट ओवरहेड, कॉस्टिंग और सिंप्लिसिटी, ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स हमेशा याद रखना जब भी तुम किसी भी एप्लीकेशन को आर्किटेक्ट कर रहे हो या फिर कोई भी जो एप्लीकेशन है उसको डिजाइन कर रहे हो, राइट।
तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम फास्ट सर्विस यूज करेंगे, दैट इज फंक्शन एज अ सर्विस। और एक चीज तुमने यहाँ पर देखी क्या, एक मिनट ना, देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि सपोज हमारा ये स्टैक था, करेक्ट, ये तुम लोगों को पता है, राइट, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, राइट, हमारा नॉर्मल डेटा सेंटर, राइट, ये डेटा सेंटर रहता है, यहाँ पर हार्डवेयर होता है, देन उसके बाद वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है, देन हाइपरवाइजर होता है, देन उसके बाद नेटवर्किंग के लिए कुछ नेटवर्किंग की चीजें होती है, फायरवॉल रूल्स होते हैं, देन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, राइट, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आते हैं पैकेजेस से रिलेटेड, फिर बाइनरीज आते हैं, फिर हमारा एप्लीकेशन स्टैक होता है, राइट। ये दोनों चीजें ही बस संभाल रहा हूं मैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पैस, करेक्ट, सही बोल रहा हूं ना। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर ऊपर तक की चीजें संभाल रहा हूं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल, करेक्ट। अगर मैं ये पूरी चीज संभाल रहा हूं, देन उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, SaaS, राइट। एप्लीकेशन भी मेरा है, नीचे का अंडरलाइन हार्डवेयर वगैरह सारी चीजें सब मेरी है, जैसे जीमेल वगैरह, करेक्ट, ओके। अब फंक्शन एज अ सर्विस इसमें इंक्लूड नहीं होता, दैट इज सर्वरलेस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सर्वरलेस। अब इस सर्वरलेस का मतलब क्या है, सर्वरलेस बेसिकली मतलब कि हमें कोई भी वर्चुअल मशीन वगैरह प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। हम कभी तुम ही सोचो कि अगर मैं क्या बोलते हैं इवेंट ड्रिवन टाइप का सोल्यूशन बना रहा हूँ, हम लोग आगे देखेंगे कंसोल में कैसे सेटअप करना होता है, वहां पर तुम देखोगे ना, तो हमें नो नीड टू प्रोविजन एनीथिंग, वो बैकएंड में क्लाउड प्रोवाइडर संभालता है। तो इस टाइप का अगर सोल्यूशन होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वरलेस, ठीक है। तो हमारा जो फास्ट सर्विस रहता है ना, वो बेसिकली सर्वरलेस है, ठीक है। तो अभी हम लोग जितने भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, जितने भी सर्विसेज एक्सप्लोर करेंगे, उसमें तुम लोग एक चीज हमेशा गौर करना कि जहां पर हम कोई भी वर्चुअल मशीन या फिर कोई भी चीज प्रोविजन नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बता रहे कि भाई इतना वर्चुअल मशीन, इतना सीपीयू, इतना मेमोरी वगैरह, ऐसा कुछ, राइट, और उससे कोई नया वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं हो रहा, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस टाइप का कोई सर्विस क्रिएट नहीं हो रहा, तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सर्वरलेस, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा दो टाइप का आर्किटेक्चर होता है जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो सर्विस, दूसरा होता है माइक्रो सर्विस या सर्वरलेस आर्किटेक्चर बोलते हैं, और दूसरा होता है मोनोलिथ। मैं बताऊंगा ये चीजें, ठीक है। तो ये था बेसिकली, बट यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो अगर मैंने फास्ट सर्विस लिया, राइट, मेरा मैनेजेबिलिटी कितना है बताओ, बहुत कम है, राइट, एज कंपेयर टू IaaS। यहाँ पर मैनेजेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा OS होना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर, बाइनरीज, एप्लीकेशन, सारी चीजें SaaS में मैं देखूंगा एज अ क्लाइंट, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैनेजेबिलिटी ज्यादा हुई ना, बट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है, मेरे अंडर है कि भाई तुम मेरे को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, विंडोज हो, लिनक्स हो, कुछ भी हो, राइट, और उसमें कौन सा फायरवॉल रूल लगेंगे वगैरह, ये सब। तो यहाँ पर एक और चीज गौर करने वाली बात है कि देखो, जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन देखा या फिर क्लाइंट आया सामने, राइट, तो वहां पर हम देखेंगे कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, तो वो बोलेगा यार कि मैं चाहता हूं कि मेरे को खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, मेरे कंपनी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से है वही ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास लाइसेंस अवेलेबल है, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यहाँ भी ऐड करना चाहता हूँ। तो आंख बंद करके तुम कौन सा सर्विस प्रोवाइड बोलोगे, भाई तुम IaaS के साथ जाओ, और वो IaaS के लिए हमारे पास वर्चुअल मशीन इंस्टेंस अवेलेबल है, राइट, समझ में आया क्या। तो इसमें जो हमारा IaaS सर्विस है, वहां पर मैनेजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ये दोनों ज्यादा होती है एज कंपेयर टू PaaS सर्विस हो या फिर फास्ट सर्विस हो। क्लियर हो इतनी चीज, यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं हुए तुम लोग, नो सर, ओके, कूल। सो ये चीजें हो गई, राइट, ओके। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कौन कौन से ऑफरिंग्स अवेलेबल है। अब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी कि हर एक क्लाउड जो प्रोवाइडर होता है वो कुछ कुछ बेसिक फंडामेंटल ऑफरिंग्स देता है, जिसमें मैंने तुम्हें 5 पैरामीटर्स बताए थे। कौन कौन सा पैरामीटर, फर्स्ट बोला था मैंने कंप्यूट। तो तुम लोग जब भी कोई क्लाउड पढ़ोगे, राइट, कोई भी क्लाउड हो, चाहे वो GCP हो, एज्योर हो या फिर AWS हो, ये चीजें हमेशा याद रखना। फर्स्ट कंप्यूट पढ़ना, कौन कौन सा कंप्यूट ऑफरिंग वो देता है। सेकंड पढ़ना कि वो कौन कौन सी स्टोरेज ऑफरिंग देता है, राइट।
थर्ड पढ़ना तुम लोग कि कौन कौन सी वो नेटवर्किंग ऑफरिंग देता है। फोर्थ वन पढ़ना कि ऑपरेशंस और आईएम में क्या क्या देता है वो, राइट। और मॉनिटरिंग भी होगा यहाँ पे, ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग, सॉरी मॉनिटरिंग, ठीक है। और फिफ्थ वन मैंने बोला था कुछ स्पेशल सर्विसेज होते हैं, जैसे कि एपीआईज वगैरह ऑफर करते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई, राइट। और तुम्हारा विजन एपीआई होता है, राइट। तो बहुत सारे एपीआईज, हेल्थ केयर एपीआई है, तो बहुत सारे स्पेसिफिक एपीआईज हैं जो हर एक क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो ऑफर करता है, करेक्ट। तो ये चीजें तो हमें पता चल गई। अब हमें आज क्या करना है, ये जो 5 फंडामेंटल चीजें हैं, राइट, इसके बेसिस पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कौन कौन सी ऑफरिंग अवेलेबल है ये आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले डीप डिग आउट करते हैं कंप्यूट ऑफरिंग में, राइट। पहला ऑफरिंग क्या है हमारा, ये कलर बहुत टाइम से हो गया, राइट, चेंज करते हैं यार, बोर हो गए तुम लोग भी। ठीक है चलो, पहला ऑफरिंग हमारा क्या होता है, कंप्यूट, राइट। दिख रहा है ना, यस सर। ओके, पहला है हमारा कंप्यूट, राइट। तो अगर तुम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाओगे, राइट, तो कंप्यूट के बेसिस पे ना यहाँ पर बहुत सारे ऑफरिंग्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट तुम्हारा ऑफरिंग आता है वर्चुअल मशीन इंस्टेंस। क्या होता है वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, इसको कंप्यूट इंजन भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक तरह का IaaS सर्विस है, ठीक है। सेकंड तुम्हारा आता है ऐप इंजन, मैंने पहले ही बताया, राइट, ये हमारा पैस सर्विस है, ठीक है। थर्ड वन आता है तुम्हारा GKE, दैट इज गूगल कुबरनेटिस इंजन। ये भी एक तरह का मतलब IaaS ही बोल सकते हैं, इसमें भी हम डिसाइड करते हैं चीजों को, राइट। फोर्थ ऑफरिंग हमारा आता है क्लाउड रन, ओके, ये हमारा है पैस सर्विस। क्या है हमारा पैस, फंक्शन एज अ सर्विस बट कंटेनराइज एप्लीकेशन के लिए। और एक होता है क्लाउड फंक्शंस, क्लाउड फंक्शंस ये भी हमारा पैस सर्विस है। तो तुम लोग यहाँ पर देख रहे होगे यार कि एक ही सिर्फ कंप्यूट ऑफरिंग को मैं अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं, राइट, 5 चीजें अवेलेबल हैं, करेक्ट। तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए यार कि किस टाइम पे कौन सी चीजें यूज करनी है, करेक्ट। और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑफरिंग बेस्ट है मेरे यूज के लिए, कि लाइक अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, राइट, तो इनमें से कौन सा ऑफरिंग मैं चूज करूंगा, या फिर कौन सा एप्लीकेशन जब मैं आर्किटेक्ट करूंगा उस एप्लीकेशन के लिए, है ना, तो कौन सी चीज मैं चूज करूं, राइट। तो वो हम एक के बाद एक हर एक सर्विस को डिग आउट करेंगे, कंप्यूट ऑफरिंग, स्टोरेज ऑफरिंग वगैरह सब में। तो उस टाइम डिसाइड करेंगे कि अगर तुम्हें वर्चुअल मशीन इंस्टेंस यूज करना है तो कब करना है, किस सिनेरियो में करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है, राइट। अगर मुझे ऐप इंजन यूज करना है तो जैसे मैंने अभी तुम्हें खुद ही बोला था, राइट, एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई क्लाइंट है तुम्हारा या एप्लीकेशन है तुम्हारा, उसमें तुम जस्ट ये चाहते हो कि तुम सिर्फ अपने एप्लीकेशन पे फोकस करना चाहते हो, तुम नहीं चाहते अंडरलाइन क्या चल रहा है, कैसे नेटवर्किंग, कौन सा OS वगैरह सेटअप किया सामने वाले ने, राइट। तो ऐसे टाइप का सिनेरियो के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऐप इंजन। GKE बेस्ट सोल्यूशन है इन ऑल 3 क्लाउड्स, मतलब गूगल बेस्ट GKE सपोर्ट देता है। तो अभी तुम लोग ना लिंक्डइन वगैरह पे जाते होगे तो वहां पर दिखता होगा कि कुबरनेटिस इंजन बेसिकली होता क्या है। एक मिनट यार, कोई आया है क्या, ओके ओके, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, अगर तुम देखोगे अभी, राइट, तो हर एक क्लाउड का ना स्पेसिफिक यूज केस है, राइट। तो गूगल जो है ना वो कुबरनेटिस इंजन के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। गूगल कुबरनेटिस इंजन तीनों क्लाउड में बेस्ट होता है, बेस्ट है मतलब बोलना चाहिए। और अगर कोई कंपनी जो है वो पूछती है कि यार मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ही क्यों यूज करूं, करेक्ट, तो उसके लिए 2 ही सोल्यूशन है कि गूगल जो है ना वो AI बिग डेटा और कुबरनेटिस सोल्यूशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये तुम बता सकते हो और कोई बेट नहीं कर सकता इस चीज में, और सामने वाला ही बोलेगा यस तुम सही बोल रहे हो। ठीक है। अब बेसिकली क्लाउड रन का यूज कब करेंगे हम, या फिर क्लाउड फंक्शंस का यूज कब करेंगे, तुम्हें तो पता है कि फास्ट सर्विस कब यूज करते हैं, करेक्ट, पता है ना। बट इन दोनों में से कौन सा कब यूज करेंगे ये हम देखेंगे, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है ये भी हम देखेंगे, करेक्ट। यहां तक क्लियर है कंप्यूट ऑफरिंग में कौन कौन सी चीजें हैं। नाम थोड़ा याद रखना, थोड़ा टीडीएस है मानता हूँ, राइट,
बट जैसे जैसे तुम यूज टू होते जाओगे ना, तुम्हें चीजें समझ में आते रहेंगी। ओके ओके। सो अब क्या करते हैं, सेकंड आते हैं हम लोग, स्टोरेज बताया था मैंने, राइट। हाँ, अब देखते हैं स्टोरेज में कौन कौन से ऑफरिंग अवेलेबल है। तो अगर मैं गूगल कुबरनेटिस तो गूगल में देखूं कौन कौन से स्टोरेज सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, राइट। तो तुम लोग जानते हो क्या डेटा कितने टाइप का होता है, कोई बता सकता है? डेटा बेसिकली क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन, करेक्ट। डेटा का मतलब यही होता है ना, इंफॉर्मेशन, इन्फो, राइट। सो ये जो हमारा डेटा होता है ये बेसिकली तीन फॉर्मेट में रहता है। कितने फॉर्मेट में रहता है? तीन, राइट। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर्ड, ओके। सेकंड होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, बोलते हैं इसको, सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, ओके, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ओके। और लास्ट वन जो होता है ना वो नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है। क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रक्चर्ड, ओके, नॉन स्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? तो अगर तुम लोग देखोगे, अगर अगर सपोज तुम्हारा कॉलेज है, राइट, और उस कॉलेज में तुम्हारे जो टीचर हैं, राइट, वो अगर स्टूडेंट्स का डेटाबेस बना रहे हैं सपोज, राइट, तो स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं तो वो लोग क्या चाहते हैं, सपोज उन्होंने तीन कॉलम बनाया है। सबसे पहला कॉलम है तुम्हारा नेम, दूसरा कॉलम है मोबाइल नंबर स्टूडेंट का, राइट, मोबाइल नंबर हो गया, और थर्ड कॉलम उन्होंने डाला उनका जीमेल, करेक्ट। तो एक बात बताओ, कोई ऐसा बच्चा होगा क्या जो इन तीनों फील्ड को ना भरे या फिर उसका फील्ड ना हो? ये तीनों चीजें क्या रखा है उन्होंने? मैंडेटरी रखा है, स्टार है, राइट। तो जब तुम इन तीनों फील्ड के साथ, राइट, तुम अगर तुम्हारे जो टीचर हैं वो डेटाबेस बना रहे हैं, राइट, तो जितने भी स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, राइट, सबका नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल उसमें फिल आउट होगा, करेक्ट। कोई भी ऐसा कॉलम जो है क्या वो मिस हो सकता है, या फिर जैसे सपोज सामने वाले बंदे का नेम है पर जीमेल ना हो, टीचर बोलेगा ना तुरंत बनाओ जीमेल मुझे दो, राइट, करेक्ट ना। Yes, कोई sir. टीडियस बड़ा टास्क नहीं है। तो अगर मेरा डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड है तो जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, मतलब ये जो कॉलम्स है, राइट, सारे के सारे फिल आउट होते हैं, कहीं पर भी एम्प्टी स्पेस नहीं रहता, या फिर मतलब पूरा प्रॉपरली फिल आउट रहेगा। कैसा रहेगा? फिल आउट रहेगा हर एक कॉलम, और प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रहेगा। समझ में आया कि स्ट्रक्चर्ड का मतलब कैसे रिफर कर रहा हूं मैं? समझ में आया? हर एक स्टूडेंट के लिए नेम, मोबाइल नंबर और जीमेल वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहेगा, और हर एक कॉलम, हर एक रो जो है वो फिल आउट रहेगा, करेक्ट। सो इस तरह का अगर तुम्हारे पास डेटाबेस है या डेटा है, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा या स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, राइट। अब सपोज कैसा हो गया, यहाँ पर मैंने एक और कॉलम ऐड किया, सपोज सर्टिफिकेशन या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, राइट, ओके। तो अब देखो क्लास में सपोज 60 बच्चे हैं, राइट। जरूरी है क्या कि सारे बच्चे सर्टिफिकेशन किए हो? मोस्टली लोग कर रखे होंगे, राइट, मोस्टली लोग नहीं भी कर रहे होंगे, बट ये मैंडेटरी नहीं है। क्या नहीं है? मैंडेटरी नहीं है, सार नहीं है इस पे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो बच्चों के ऊपर है, करेक्ट है ना। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्थ कॉलम ऐड करता हूँ और उसमें जो फोर्थ कॉलम है वो एम्प्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो तुम्हारा जो ये हाफ पार्ट है वो तो स्ट्रक्चर्ड है, बट जो लास्ट वाला सेक्शन है वो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है ना। उसमें सर्टिफिकेशन बच्चे ने की होगा तो ठीक है, कोई बच्चा एक सर्टिफिकेशन करता है, कोई 10 कर रखा होगा, करेक्ट। तो उसके में तो 10 सर्टिफिकेशन आएंगे, किसी किसी में 0 आएगा, करेक्ट है ना। तो इस टाइप का अगर डेटाबेस है हमारे पास या डेटा है, दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, है ना। क्लियर है इतना? ये स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, समझा पाओगे किसी को? यस। Yes. ओके। अब लास्ट में आता है तुम्हारा नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा। नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब सपोज, अब अगर सोचो तुम्हारी कोर्सेरा की वेबसाइट है, पता है ना सबको कोर्सेरा, राइट। तो कोर्सेरा है या यूडेमी, चलो ले लेते हैं, यूडेमी ज्यादा पॉपुलर है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो तुम लोग देखे होगे यार कि यूडेमी में जब तुम वेबसाइट को एक्सेस करते हो, राइट, तो उस कोई भी अगर कोर्स में उठाओ उसमें, राइट, उस कोर्स के अंदर हर एक कोर्स में, सॉरी, हर एक जो कोर्स रहता है उसमें तुम्हें पीडीएफ्स मिलते हैं एज अ रिसोर्स, राइट, लर्निंग वीडियोस भी होते हैं, राइट, और वेबसाइट का कंटेंट भी रहता है, राइट। अब सपोज ये जो डेटा है
ये एक डिफरेंट फॉर्मेट का डेटा है, ये भी एक डिफरेंट फॉर्मेट का डेटा है, ये भी एक डिफरेंट फॉर्मेट का डेटा है, एक पीडीएफ फॉर्मेट है, एक वीडियो फॉर्मेट होगा, और एक वेबसाइट का स्टैटिक कंटेंट है, तो इमेजेस वगैरह, पीएनजी फाइल वगैरह, ये सब हो सकते हैं, करेक्ट। तो ये सारे जो डेटा है, अगर मैं एक ही जगह पे स्टोर करना चाहता हूँ, एक ही जगह पे, तो इस तरह का अगर स्टोरेज सोल्यूशन चाहता हूँ, इस तरह के डेटा को अगर हम एक साथ बोलें तो दैट इज नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा, या फिर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स। सो ये ऐसे टाइप के डेटा को अगर मुझे एक साथ स्टोर करना है, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन अवेलेबल है। गूगल में इसको क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। कभी सुने होंगे क्लाउड स्टोरेज? बोलो। सर एक बार ऑब्जेक्ट का दोबारा था ना? ओके, सो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट्स मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा। अगर तुम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते होगे तो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, राइट? सो उस ऑब्जेक्ट ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेरिएबल यूज करते हैं, राइट? कुछ फ्लोट होता है, कुछ इंटीजर होता है, राइट? और उन सबको एक पैकेज करके रखते हैं, और उस पैकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेम तुम लोग सिंक कर सकते हो, बस वहां पर वेरिएबल्स होते थे, यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग टाइप का फाइल फॉर्मेट का डेटा होगा, चाहे वो पीडीएफ हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट एक साथ मैं उनको क्या बोलूंगा? ऑब्जेक्ट्स। और इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे अगर क्लाउड में स्टोर करना है, तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में मेरे पास एक ऑफरिंग अवेलेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज बकेट। गॉट इट? ओके। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। ओके, कूल। सो अब देखते हैं कि स्टोरेज सोल्यूशन में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या क्या देता है। मैंने बताया कौन कौन से टाइप का डेटा होता है? स्ट्रक्चर्ड, देन सेमी स्ट्रक्चर्ड, देन अनस्ट्रक्चर्ड, या नॉन स्ट्रक्चर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो अगर मेरे पास डेटा कैसा है? स्ट्रक्चर्ड है, राइट? तो मेरे पास कुछ ऑफरिंग अवेलेबल है, जैसे कि क्लाउड सीक्वल, ये एक ऑफरिंग अवेलेबल है। अगर एक और देखूंगा तो मेरे पास अवेलेबल है क्लाउड स्पैनर। बहुत सारा सर्विस है तो धीरे धीरे डीप डिग आउट करेंगे तो तुम लोग भी यूज टू हो जाओगे, जैसा मैं हूं, राइट? अगर मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, कैसा है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो उसके लिए मेरे पास क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल है, स्टोरेज अवेलेबल। अगर मेरे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, राइट, तो मेरे पास बहुत सारे ऑफरिंग अवेलेबल है, राइट? जैसे कि अगर मेरे पास डेटा स्टोर है, इसको हम लोग डॉक्यूमेंट स्टोरेज भी बोलते हैं। फायर स्टोर है, फायरबेस के साथ कभी काम किया हो? उसके बाद मेरे पास बिग टेबल है, राइट? और उसके बाद मेरे पास और क्या अवेलेबल है? बिग टेबल हो गया, फायर स्टोर हो गया, डेटाबेस हो गया, राइट? ओके, इतना है, राइट? अब इतना के लिए रखते हैं, ठीक है? फायर स्टोर, डेटा स्टोर, बिग टेबल, ओके, कूल। तो ये सारे अवेलेबल है। अब अगर मेरे पास स्ट्रक्चर टाइप का डेटा है, राइट, और इससे मैं किसी ने सीक्वल पे काम किया है कभी पहले? नहीं? नो सर। नहीं, ओके, कोई बात नहीं, हम देखेंगे कैसा होता है, ठीक है? तो जैसे कैसा होता है, मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, ठीक है? जैसे तुम्हारा स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हो गया। अब उस पूरे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में से मुझे फाइंड आउट करना है कि अभिषेक के डिटेल्स क्या हैं, राइट? तो उसके लिए ना एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट? तो अगर मेरे पास स्ट्रक्चर टाइप का डेटाबेस है और उस पे मैं क्वेरी करना चाहता हूँ, क्वेरी करना मतलब इट मींस कि मैं कुछ फाइंड करना चाहता हूँ, राइट? तो वो फाइंड करने के लिए गूगल एक ऑफरिंग देता है, दैट इज बिग क्वेरी। ये एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमें ना एक सीक्वल का डैशबोर्ड मिलता है, ऐसा क्वेरी के लिए एक मतलब कंसोल मिलता है, राइट? वहां पर क्या करते हैं, सीक्वल लैंग्वेज जो होती है ना, उसके हम लोग सिंटैक्स टाइप करके कितना भी बड़ा डेटाबेस हो उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक चीज। उससे हम लोग मशीन लर्निंग भी बना सकते हैं, मॉडल्स, दैट इज BQML बोलते हैं इसको, बिग क्वेरी मशीन लर्निंग यूजिंग सीक्वल क्वेरीज। तो ये सारी चीजें थोड़े एडवांस टॉपिक है, बट जस्ट द थिंग कि तुम्हें जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज कब यूज करनी है, राइट?
और कभी भी ओवर हो जाए ना तो बताना मुझे, ठीक है? मेरे लिए ये सारी चीजें पता है मुझे, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, राइट? तुम्हारे लिए बहुत सारे नई नई कॉन्सेप्ट्स होंगे तो थोड़ा ऊपर से जाएगा, ठीक है? अब एक और चीज, ये BigQuery अवेलेबल है, राइट? जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर द स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस विथ एनालिटिक्स कैपेबिलिटी, राइट? तो दैट इज BigQuery। ओके, सो ये हो गया हमारा क्या, स्टोरेज ऑफरिंग्स, राइट? अगला हम लोग अगर आगे और देखेंगे तो मैंने तुम्हें थर्ड पैरामीटर क्या बताया, नेटवर्किंग। क्या बताया? नेटवर्किंग, ठीक है? तो नेटवर्किंग में पता है कैसा होता है, गूगल के पास VPC है, मतलब तुम खुद का नेटवर्क बना सकते हो। तुम लोगों को RFC वगैरह आई थिंक नहीं पता होगा, ठीक है? जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे ना तब वो सब चीजें देखेंगे कि VPC क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, खुद का नेटवर्क बनाएंगे। अभी अगर तुम क्विक लैब्स का कोई लैब करते हो ना, वहां पर डिफॉल्ट नेटवर्क यूज कर लेते हैं हम, राइट? बट हम यहाँ पर, बट इंडस्ट्री प्रैक्टिस में क्या होता है, कस्टम नेटवर्क बनाया जाता है, खुद का नेटवर्क, वहां पर साइडर रेंजेस वगैरह सब खुद के होते हैं, ठीक है? तो उसमें हमारे रिसोर्सेस फिर अलोकेट होते हैं। तो गूगल एक कैपेबिलिटी देती है कि तुम खुद का नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर सबनेट क्या होता है ये पढ़ेंगे हम, राइट? फिर उसके बाद लोड बैलेंसिंग कैपेबिलिटी। लोड बैलेंसर तो नाम से ही पता चल जाता होगा यार, तुम लोगों को पता होगा, बोलो क्या हो सकता है लोड बैलेंसर? ट्रैफिक बैलेंस करने के लिए, लोड को बैलेंस करना, राइट? अगर मैंने यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगा दिया, मेरे पास एक VM ये है, मेरे पास एक दूसरा VM एक वे है, राइट? अगर मैंने यहाँ पर LB लगा दिया, लोड बैलेंसर लगा दिया, तो जो भी ट्रैफिक आएगा वो बेस्ड ऑन दैट वो ट्रैफिक को रिस्पेक्टिव बैकएंड पे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये काम होता है लोड बैलेंसर का। तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड बैलेंसर्स अवेलेबल है, जैसे कि HTTP लोड सॉरी HTTP लोड, HTTPS लोड बैलेंसर होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, TCP UDP लोड बैलेंसर होता है, SSL प्रॉक्सी लोड बैलेंसर। तो बहुत सारे लोड बैलेंसर्स अवेलेबल है। तो उसमें से जो भी जनरल यूज केस का रहता है, जैसे HTTPS लोड बैलेंसर, ये तुम लोगों को ताले का साइन दिख रहा है? दिख रहा है क्या ताले का साइन? हाँ दिख रहा है ना? ये बेसिकली क्या होता है, SSL अप्लाइड है इसमें, राइट? सो एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, राइट? उससे तुम ऑथराइज होते हो कि यस ये जो वेबसाइट है ना वो ऑथराइज वेबसाइट है, राइट? तो वो कैसे सेटअप करते हैं लोड बैलेंसर्स के थ्रू, वो भी हम देखेंगे, राइट? जिससे ना तुम्हारा जो नॉर्मल वेबसाइट रहेगा ना, तुम लोग अभी अब कोई एप्लीकेशन बनाते होगे, देखना वहां पर ये ताले का साइन नहीं आता होगा, राइट? और वो जो ट्रैफिक है तुम्हारा हमेशा देखना HTTP पे चलता होगा, ऐसा कुछ URL बनता होगा, http: abhishek.com या फिर लोकल होस्ट कोलन ऐसा करके। बट जब तुम्हारा एक्चुअल में प्रोडक्शन सर्वर देता है, देखना कोई भी वेबसाइट हो हमेशा वहां पर ताला होता है। तो ताले का मतलब ये है कि वो जो वेबसाइट है वो HTTPS पे रनिंग है, ना कि HTTP। HTTP नॉन सिक्योर रहता है, HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल है, तो इसमें चलता है वो चीज। तो वो कैसे सेटअप करते हैं, और जितने भी प्रोडक्शन के साइट्स होंगे वो सारे तो HTTP पे ही चलाने हैं ना, HTTPS पे, सॉरी, राइट? तो ये चीज है, ये चीजें हम देखेंगे कि नेटवर्किंग में कैसे करते हैं, VPN कैसे सेटअप करना होता है, राइट? शेयर्ड VPC का कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, VPC पेयरिंग क्या होती है ये देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट, रिलेटेड टू नेटवर्किंग। फोर्थ आता है हमारा, हाँ बोलो सर। जैसे अगर हम कोई VPC बनाते हैं तो सर वो प्राइवेट क्लाउड की तरह ट्रीट होगा ना, उसे हम प्राइवेट क्लाउड पढ़ते हैं? नहीं, प्राइवेट क्लाउड की तरह ट्रीट नहीं होता, जस्ट द थिंग कि वो तुम्हारा प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क इन द सेंस कि उस नेटवर्क के अंदर, पर्टिकुलर उस VPC के अंदर, राइट, जो भी रिसोर्सेस रहेंगे, राइट, वो आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सपोजेबल नहीं होंगे जब तक तुम एक्सपोज नहीं करते उसको। मतलब कोई एक्सटर्नल IP एड्रेस लगा दिया तुमने, या फिर जैसे हम लोग होते हैं ना डोमेन बना के रखते हैं, जैसे abhishek.sharma.com या flipkart.com, राइट? वो flipkart.com किसी पर्टिकुलर IP से बाइंड होगा, एक्सटर्नल IP, तभी जाके आउटसाइड वर्ल्ड से वो सर्व होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, खुद के नेटवर्क में हमारे रिसोर्सेस रहते हैं, राइट? और उन रिसोर्सेस पे एक पॉइंट पे हम उसको एक्सटर्नल IP एड्रेस देते हैं। एक्सटर्नल IP एड्रेस मतलब ताकि वो इंटरनेट से रिजॉल्व हो, इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो, ठीक है? तो उसके थ्रू फिर हमारे VPC के अंदर जो प्राइवेट नेटवर्क है उसके अंदर के रिसोर्सेज जो है वो एक्सेसिबल होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। बट मोस्टली जो रिसोर्सेस होते हैं तुम्हारे वो इंटरनली आपस में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं, करेक्ट?
यहाँ पर ना एक कंसेप्ट आता है नेट, वो हम पढ़ेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। सो बेसिकली चलो आ गया तो थोड़ा सा बता ही दे रहा हूँ उसको। तो बेसिकली कैसा होता है, जैसे हमारा कोई डेटाबेस है, राइट। तो डेटाबेस में कैसा होता है, डेटाबेस में हम क्या स्टोर करते हैं, जैसे अगर कोई वेबसाइट है मेरी, राइट, तो वेबसाइट में कौन सा यूजर आ रहा है उसका यूजर प्रोफाइल बनाते हैं, आईडी पासवर्ड वगैरह सेटअप करते हैं, राइट। तो जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो हमारे कहाँ जा रहा है, डेटाबेस के अंदर जा रहा है, करेक्ट। बेसिकली डेटाबेस का यूज यही होता है, राइट। सिंक हो रहेगा तुम लोगों को, है ना। तो अब क्या होता है, ये जो डेटाबेस का डेटाबेस है वो हम चाहते हैं कि वेबसाइट से कंटेंट उठा पाए, राइट। मतलब वेबसाइट पे अगर कोई बंदा आया और उसने अपना यूजर प्रोफाइल बनाया, तो उसने जो डेटा यहाँ पर इंसर्ट किया है वो डेटा मेरे को डेटाबेस में सेव होना चाहिए, करेक्ट। बट अगर कोई बंदा है लाइक हैकर, वो क्या करेगा, उसको अगर डेटाबेस का एक्सेस हो गया, मतलब उसको तो पूरा, मतलब वेबसाइट पे जितने यूजर हैं सबका एक्सेस हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए हम लोग नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ वन वे ट्रैफिक होता है, सिर्फ हमारा जो डेटाबेस है वही वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, इधर से जो आने वाला ट्रैफिक है वो डिनाई होता है बाय डिफॉल्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट। पढ़ेंगे अपन थोड़ा ज्यादा, जस्ट मैंने ओवरव्यू दे दिया क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं रिलेटेड टू नेटवर्किंग ओनली, ठीक है। ओके, बहुत सारी चीजें थी, राइट। ओके, बाकी एक एक को अपन धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, राइट। इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं, आज जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, राइट। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पैरामीटर में। फोर्थ पैरामीटर क्या था, आई एम, राइट। एंड आई एम और क्या था, जल्दी बताओ। मॉनिटरिंग और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, करेक्ट। सो बेसिकली आई एम का मतलब समझा तुम्हें, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। बेसिकली इससे क्या होता है, हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूजर क्या काम परफॉर्म कर सकता है हमारे पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर, राइट। जैसे कि अगर मैं मेरी कंपनी में मैं डेवलपर हूँ, राइट, तो मुझे एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जैसे मेरे को नेटवर्क का एक्सेस होना चाहिए। सपोज अगर मैं एप्लीकेशन डिप्लॉयर का रोल है मेरे पास, मेरी कंपनी में, या फिर डेवऑप्स का रोल है मुझे, राइट। तो मुझे क्या होगा, सिर्फ डेवऑप्स की जो जो चीजें हैं, राइट, उन्हीं पे एक्सेस होगा। तो ये जो एक्सेस का जो मतलब हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर बंदे को या पर्टिकुलर इंजीनियर को कि उसको सिर्फ इन्हीं रिसोर्स पे ही एक्सेस हो, यूजिंग आईएम कर सकते हैं वो चीज, ओके। तो इसमें हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे कि सर्विस अकाउंट क्या होता है, राइट। एक्चुअल में सर्विस अकाउंट क्या है, आईएम के थ्रू मतलब आईएम में कौन कौन से रोल्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कई सारे प्री डिफाइंड रोल हैं, जैसे जैसे अगर मैं किसी कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर हूँ, राइट, तो नेटवर्क इंजीनियर का जो रोल होता है वो पर्टिकुलर डिसाइडेड होता है कि भाई तुम्हें ये चीजें परफॉर्म करनी है या तुम्हारा टास्क ये होगा, करेक्ट। अगर कोई प्रोफेसर भी है किसी कॉलेज में तो उसका भी काम डिसाइडेड है, करेक्ट, पहले से प्री डिफाइंड है, राइट। तो उसके बेसिस पे ना यहाँ पर आईएम में भी ना पहले से परमिशंस प्री डिफाइंड बहुत सारे मिल जाएंगे हमें, और उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि किस बंदे को उसके रोल के हिसाब से वो परमिशन देनी है। जैसे अगर मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं तो मुझे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर नेटवर्क इंजीनियर का रोल मिलेगा, या नेटवर्क इंजीनियर रोल नहीं रहता, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है। तो वो रोल मुझे असाइन करेंगे जो भी एडमिन होंगे, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कैसे हम डिसाइड करेंगे, ये सारी चीजें हम आईएम में देखेंगे। अब मॉनिटरिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोग ना इसको मतलब लाइटली लेते हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है ये कि तुम मॉनिटरिंग कैसे सेटअप करे। अब सपोज अगर सोचो तुम्हारा कोई प्रोडक्शन का सर्वर है, राइट, और अगर वो सर्वर डाउन चला गया, राइट, कोई इशू की वजह से डाउन चला गया तुम्हारा सर्वर, तुम्हारी वेबसाइट एक्सेस ही नहीं हो रही है, और सपोज तुम्हारा फ्लिपकार्ट का साइट है, करेक्ट, और फ्लिपकार्ट के साइट में तुम्हारा जो सर्वर है वो डाउन चला गया, अब और लोगों को एक्सेसिबल नहीं हो रहा और सेल चल रही है तुम्हारी, तो सोचो कितना लॉस हो सकता है, राइट। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि लाइक एक सर्वर डाउन होने की वजह से जितना भी रिक्वेस्ट आ रहा था या फिर जो भी प्रोसेस चल रहे थे वेबसाइट पे, लोग ऑर्डर कर रहे थे, है ना, वो सारी चीजें एट अ टाइम बंद हो जाएंगे। तो उसकी वजह से कितना लॉस हो सकता है कंपनी को, करेक्ट। और
एक एक सेकंड में अगर सपोज बैंक की कोई साइट है और बैंक की साइट अगर डाउन चली गई, अगर उनका वर्चुअल मशीन डाउन चला गया, राइट, तो सोचो कितने ट्रांजेक्शन एट अ टाइम होते रहते हैं और बीच में वो ट्रांजेक्शन रुक गए, तो सोचो कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉब्लम आ सकता है, करेक्ट? तुम लोग भी सोच सकते हो, करेक्ट? तो ऐसे सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए हम मॉनिटरिंग कैसे सेटअप करेंगे, ये हम सीखेंगे कि कैसे कौन कौन से पैरामीटर है जो इसेंशियल थिंग है हमारे लिए, वो हम जरूरी बेसिस पे उनको कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि इनकेस ऐसा टाइप का कुछ सिनेरियो आता है तो हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके या फिर तुरंत एक्शन ले सके, या फिर कुछ ऐसा अगर होने वाला हो तो पहले से हमें अलर्ट आ जाए, राइट? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सेटअप करना है। वैसे ही ऑपरेशंस में आता है कि कैसे कौन कौन सी चीजें ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं हम, प्लस हम लोग CI/CD वगैरह जो सेटअप करते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ओके ओके, देन लास्ट और जो बंदा एक रोल होता है यार, SRE करके, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, सुना है कभी? कभी लिंक्डइन जॉब सर्च पे देखना, बहुत सारे रोल्स होते हैं इससे रिलेटेड, है ना? तो वो लोग जो है ना बेसिकली इसी चीज पे काम करते हैं मोस्टली, और मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन पे। वो लोग ना वेबसाइट का लेटेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह सब टेस्ट करते रहते हैं, और उसके बेसिस पे उनका यही काम रहता है कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन है, तुम्हारा जो वेबसाइट है, वो ऑल द टाइम अप एंड रनिंग रहना चाहिए विथ बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये उनका टास्क रहता है। तो ये था यार क्लाउड एंड, और स्पेशल ऑफरिंग में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कुछ कुछ API वगैरह देते हैं, राइट? सो APIs में कैसा है, गूगल क्लाउड बहुत सारे APIs देता है यार, लाइक विजन API है वहां पे, राइट? जिससे तुम्हें इमेज दो, वो बता देगा उस इमेज में क्या क्या चीजें हैं, है ना? तुम्हारा डायलॉग फ्लो है, चैटबॉट्स बना सकते हो, राइट? देखे हो ना गूगल असिस्टेंट, जानते हो? कभी बोले हो ओके गूगल ये करके दो, वो तुम भी खुद से बना सकते हो, पता है, यूजिंग डायलॉग फ्लो। विजन API है वहां पे, टेक्स्ट टू स्पीच API होता है, हेल्थ केयर API है, गूगल गेम सर्वर्स भी प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे ऑफरिंग्स अवेलेबल है गूगल के अंदर एज अ स्पेशल सर्विस। चलो बहुत सारे सर्विसेज देख लिए, करेक्ट? लेट्स चेक कि एक्चुअल में ये कैसा दिखता है, करेक्ट? देखें, एक मिनट दो बस मुझे, देखते हैं। एक्साइटेड हो गूगल क्लाउड कंसोल देखने के लिए? ओके, सो बेसिकली ये है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बेसिकली। ओके, जस्ट सर्च करना है तुम्हें गूगल पे console.cloud.google.com, तो तुम इस पेज पे लैंड होगे जब भी तुम मतलब तुम्हें ऑब्वियसली लॉग इन करना पड़ेगा, राइट? और अगर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, राइट, तो तुम खुद का भी बना सकते हो। गूगल का फ्री टियर चलता है जिसमें तुम्हें 3 महीने के लिए $300 मिलते हैं, राइट? उससे तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या फिर अपकमिंग गूगल क्लाउड कैरियर रेडीनेस फैसिलिटेटर प्रोग्राम आ रहा है, तुम्हें क्विक लैब्स का 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, राइट? तो उसमें तुम जाओ, देखो कौन कौन सी चीजें हैं, जो भी मैं चीजें सिखा रहा हूँ, राइट? जैसे मैंने तुम्हें सिखाया कि कंप्यूट इंजन का कैसे यूज करना है, तो वहां जाओ, एक्चुअल में हैंड्स ऑन करके देखो कैसे होता है, राइट? वर्चुअल मशीन क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे हम लेवरेज करें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस टाइप के मॉडल को, तो वो चीज ज्यादा तुम्हें याद रहेंगी। ओके, तो ये चीजें हैं, ये है बेसिकली तुम्हारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक्चुअल में। ओके, यहाँ पर अगर ये तुम देखोगे, इसको बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू। क्या बोलते हैं? नेविगेशन मेन्यू। यहाँ पर देखो नीचे पॉपअप भी हो रहा है, राइट? और ये एक्चुअल में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का होम स्क्रीन है, जहां पर तुम डिसाइड कर सकते हो कि बेसिकली कौन कौन सी चीजें तुम्हें देखनी है, मतलब कितना मैंने रिसोर्स यूटिलाइजेशन किया, कितना मेरा बिलिंग चल रहा है वगैरह, सारी चीजें यहाँ पर हमें दिख जाएंगी, राइट? मॉनिटरिंग के भी डैशबोर्ड्स हैं यहाँ पे, स्टेटस क्या है, राइट? कंप्यूट इंजन में CPU और मेमोरी में कितना यूज कर रहा हूँ, कौन कौन से API मेरे अनेबल है, राइट? तो यहाँ बेसिक इन्फॉर्म मिल जाता है। अगर सेकंड टैब देखेंगे हम लोग, एक्टिविटी का टैब है। तो बेसिकली एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट? जैसे मैंने अगर कोई वर्चुअल मशीन बनाई, मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो यहाँ पर देख सकता हूँ मैं कि किस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें दिख रही, राइट? कुछ रिकमेंडेशन है तो वो खुद से सजेस्ट करता है कि यार तुम ये मशीन जो है वो ज्यादा साइज क्या ले रखे हो, तुम्हारा जो ट्रैफिक है वो बहुत कम है, तो आप रिसाइज कर सकते हैं उसको, या फिर इस VM पे लोड ज्यादा आ रहा है, तो वो रिकमेंड करेगा कि आप इतने वर्चुअल CPU, इतना मेमोरी के साथ VM रख सकते हो, ताकि तुम्हारा आपका जो वेबसाइट है उस पर लोड कम हो, राइट? तो ये बेसिकली
सर्च बार है, यहाँ पर तुम प्रोडक्ट वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर एक जो चीज दिख रही होगी तुम्हें अभी पीओसी, ये तुम्हारा एक्चुअल प्रोजेक्ट आईडी है, मतलब एक्चुअल ये प्रोजेक्ट नेम है, इसके अंदर प्रोजेक्ट आईडी मिलता है। ये हम कल देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है। ओके, सो बेसिकली मैंने तुम्हें बहुत सारे सर्विसेज बताई, करेक्ट। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, राइट। कंप्यूट है, स्टोरेज है। तो लेट्स चेक कि जो जो मैंने तुम्हें बताया वो कैसे दिखता है, करेक्ट। तो जैसे अगर मैं प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, यहाँ तुम लोग अगर देखोगे तो ये नेविगेशन मेन्यू पे जस्ट मैं, ये मेरे पिन सोल्यूशन है। ओके, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें कंप्यूट ऑफरिंग, दिख रहा है कंप्यूट। तो कंप्यूट के अंदर मैंने तुम्हें क्या क्या चीजें बताई, कंप्यूट इंजन बनाया, कुबरनेटिस इंजन बनाया, VMware इंजन, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड, और भी चीजें हैं बट ये नई चीजें हैं, अभी आई है बेबी, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। फिर ऐप इंजन मैंने तुम्हें बताया, क्लाउड फंक्शन मैंने तुम्हें बताया, राइट। क्लाउड रन मैंने तुम्हें बताया। ये सारी जो चीजें हैं, राइट, ये बेसिकली अंडर कंप्यूट ऑफरिंग के अंदर आती है। ओके, क्लियर हुआ इतना? यस यस ओके यस ओके। अब मैंने सेकंड चीज तुम्हें बताई स्टोरेज ऑफरिंग, करेक्ट। तो स्टोरेज में भी देखोगे तुम लोगों के पास बहुत सारा है, जैसे फाइल स्टोर है, यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज मैंने तुम्हें बताई, एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। इसमें अलग अलग टाइप का डेटा हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो सपोज अगर तुम्हारा कोर्सेरा की साइट है, राइट, तो वहां पर पीडीएफ वीडियोस वगैरह सारा एक जगह पे रहते हैं, राइट, रख सकते हैं। तो इस तरह का अगर तुम्हें देना है ऑफरिंग या फिर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तो तुम क्लाउड स्टोरेज एज अ सोल्यूशन चूज कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बिग टेबल बताया, डेटा स्टोर बताया, फाइल स्टोर बताया, राइट। मेमोरी स्टोर है वहां पे, ये मेरा मिस हुआ था। ओके, स्पैनर है वहां पर, क्लाउड सीक्वल जो मैंने वहां लिखा था वो सीक्वल होता है, एक्चुअल में क्लाउड सीक्वल ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे स्टोरेज ऑफरिंग अवेलेबल है। हम जस्ट द थिंग ये पढ़ेंगे कि जनरली क्या यूज होता है उसका, पीओसी परफॉर्म करेंगे या देखेंगे उसको कैसे एक्चुअल में यूज करना है, और जितने ऑफरिंग अवेलेबल है, राइट, उनका देखेंगे कि किस टाइम पे किसका यूज करना है। ओके, अगला आता है हम लोग नेटवर्किंग पार्ट पे। तो नेटवर्किंग में अगर तुम देखोगे तो देखो वीपीसी नेटवर्क है, यहाँ तुम खुद का नेटवर्क बना सकते हो। हाइब्रिड कनेक्टिविटी जैसे वीपीएन वगैरह सेटअप करना मैंने बताया, राइट। और यहाँ पर नेटवर्क सर्विसेज में तुम क्लाउड नेट की बात किया मैंने, याद है, लोड बैलेंसर की बात किया मैंने। तो ये सारी चीजें जो है वो नेटवर्किंग सेक्शन में आता है, तो हम डीप डिग आउट करेंगे ये सारी चीजों को वन बाय वन। ओके, अब अगर तुम ऑपरेशंस पे देखोगे तो वहां पर मॉनिटरिंग है, यहाँ पर तुम डैशबोर्ड्स वगैरह बना सकते हो, अलर्ट सेटअप कर सकते हो। तुम्हारा वेबसाइट अगर डाउन जाता है तो तुरंत तुम्हें मेल पे अलर्ट जाएगा, हे योर वेबसाइट इज डाउन, प्लीज गो एंड डू समथिंग, राइट, ऐसा टाइप का। यहाँ पर डिबगर ऑप्शन है, लॉगिंग ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे कभी कभी कैसा होता है कि अगर सपोज किसी ने गलती से कुछ कर दिया, राइट, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किसने किया है ये काम, राइट। तो तुम जस्ट क्या करोगे, लॉगिंग पे जाओगे, सर्च करोगे उस पर्टिकुलर लॉग के बारे में कि वीएम मशीन स्टॉप किसने किया, तो वहां पर दिखाएगा कि स्टॉप नाम की एक्टिविटी हुई है लॉगिंग में वर्चुअल मशीन के लिए, है ना, और ये इसने किया है, तो तुम बता सकते हो। ये सारी चीजें भी कर सकते हो। प्रोफाइलर है वहां पर, ट्रेस है वहां पर, एरर रिपोर्टिंग है वहां पे, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑपरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर देखोगे तो CI/CD है, राइट। तुम डॉकर पता है क्या तुम लोगों को? यस सर। और डॉकर हब पता है? यस सर। हाँ ओके, सो बेसिकली डॉकर से हम क्या करते हैं, कंटेनर इमेजेस बनाते हैं, करेक्ट। यस तो सेम एज क्लाउड बिल्ड है हमारे पास, उससे भी तुम कंटेनर इमेज बना सकते हो। और डॉकर हब पता है ना, एक जितने भी कंटेनर हम बनाते हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग, डॉकर हब पे, करेक्ट। तो इन द सेम मैनर हमारे पास कंटेनर रजिस्ट्री है, जहां पर हम जो भी इमेजेस हम बनाएंगे उसको स्टोर कर सकते हैं। इसका हम एक्चुअल में करने वाले हैं, राइट। उसके बाद लास्ट में एक आता है आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री भी है एक, जिसपे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो होल एप्लीकेशन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफैक्ट, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। अगला आता है सोर्स रेपोजिटरी, गिटहब सबको पता है, करेक्ट। हाँ तो गिटहब का अल्टरनेटिव सोर्स रेपोजिटरी। तो यहाँ पर तुम खुद का रेपोजिटरी बना सकते हो, जो कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करेगा। जो भी IAM में डिसाइड कर रखोगे कि हाँ भाई यही बंदा जो है ये सोर्स रेपोजिटरी को यूज कर सकता है, बस वही यूज कर सकता है। तो ये चीजें भी हम सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल है, डिप्लॉयमेंट मैनेजर, कभी टेराफॉर्म सुना है तुमने? सुना है
ओके, तो बेसिकली हम टेराफॉर्म से क्या करते हैं, जो भी वर्चुअल मशीन बनाना, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा, ठीक है। तो जो हमारा टेराफॉर्म होता है उससे हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, राइट। तो इन द सेम मैनर हमारे पास डिप्लॉयमेंट मैनेजर है, इससे भी सेम ही कर सकते हैं। उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। जस्ट एक स्क्रिप्ट लिखो, अप्लाई करो, वो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा होल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा। जैसे कि अगर मुझे एक वीपीसी बनाना है, उसके अंदर कुछ फायरवॉल रूल्स बनाने हैं, कुछ वीएम्स बनाने हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अगर मैं एक ही हिट में बना सकता हूँ, सबका पूरा कोड एक साथ हिट किया, पूरी चीज रेडी, ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ यूजिंग डिप्लॉयमेंट मैनेजर भी, यूजिंग टेराफॉर्म भी। बट हमेशा याद रखना, जो क्लाउड भले ही है, बट हम ना जो ओपन सोर्स टूल्स अवेलेबल रहते हैं, है ना, उनको प्रेफर करते हैं। ओके, सो इन प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट मैनेजर मोस्टली इंडस्ट्री में टेराफॉर्म यूज होता है, क्योंकि वो मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। एनालिटिक्स के लिए भी बहुत सारे ऑफरिंग्स अवेलेबल है, आईओटी कोर है, डेटा फ्लो है, पबसब है। तो मैंने तुम्हें बहुत सारी जो सर्विसेज बताई, स्टोरेज सर्विस, कंप्यूट सर्विस, इन सबको ना आपस में अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, एक पाइपलाइन क्रिएट करनी है, तो वो सारी चीजें भी पॉसिबल है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के इतने सारे ऑफरिंग्स की वजह से। ओके, देखो ये सारे ना स्पेशल सर्विसेज में आते हैं। हेल्थ केयर का, लाइफ साइंसेस हो गया, ये देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वर्टेक्स एआई प्लेटफॉर्म, बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है। विजन एपीआई है, ट्रांसलेशनल एपीआई, राइट, स्पीड टू टेक्स्ट एपीआई, तो ये सारे जो है ना वो स्पेशल सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो ये बेसिकली ये जो पूरा कॉलम है, राइट, यही है तुम्हारा फंडामेंटल ऑफरिंग बेसिकली। बट अगर तुम किसी दूसरे क्लाउड भी जाते हो, वो जो मैंने तुम्हें 5 पैरामीटर बताए, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग, आईएएम एंड स्पेशल, इसी 5 फंडामेंटल ब्लॉक पे हर एक क्लाउड जो है ना, हर एक क्लाउड का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो सेटअप है। तो अगर तुम किसी एक क्लाउड को टारगेट करके ये 5 चीजें पढ़ लेते हो अच्छे से, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कंप्यूट में ये ऑफरिंग्स अवेलेबल है, हर एक का यूज केस ये है, जब तुम दूसरे क्लाउड पे जाओगे ना, ओके ये कंप्यूट ऑफरिंग है, अच्छा इसका यूज केस बताओ, उसके बेसिस पे तुम रिलेवेंट कर पाओगे कि हाँ भाई, अरे मेरे पास अगर मैं AWS में EC2 बोलता हूँ उसको, तो मेरे GCP में उसको वर्चुअल मशीन इंस्टेंस बोलता हूँ, तुम खुद से बता पाओगे। तो एक क्लाउड अच्छे से आता है तो दूसरा क्लाउड सीखना बहुत ईजी है। ओके, जस्ट नॉमेनक्लेचर चेंज होता है, कुछ स्पेशल सर्विसेज आती हैं, वर्किंग थोड़ा अलग हो जाता है, बट जो यूज केस होता है वो सेम होता है हर एक क्लाउड। ओके, सो बेसिकली यही था आज के लिए, थोड़ा अभी स्टॉप करते हैं, राइट, क्योंकि दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं, राइट, वो थोड़ा एडवांस है और थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा बेसिकली। तो वो मैं सोच रहा कि कल से स्टार्ट करते तो बेटर रहेगा, फ्रेश रहेगा। आज भी मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें बता दी, राइट, कि कंप्यूट में ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, राइट। तो वो थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करना, राइट, तुम्हें थोड़ा आइडिया आएगा कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, क्या कब क्या यूज करना है, राइट। और हम बेसिकली जाके हर एक जो कंपोनेंट है, जैसे कंप्यूट है, उसमें कौन कौन से ऑफरिंग अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें हम डीप आउट करेंगे वन बाय वन। ओके ऋषभ,